हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों, वेलकम टू मिशन संभव। और आज का जीएसटी रिवीजन जो है टॉपिक होगा टैक्स इनवॉइस। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, इंटर लेवल से आप पढ़ रहे हो और फाइनल में ऑफिस में बहुत सारा आपने काम किया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि मेरा चार्ट बुक अगर आप देखोगे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसमें कवर कर लिए है। मेरे साथ रिवाइज कर लो, फिर एक थोड़ा सा सेल्फ रीडिंग कर लेना, माइंड में पॉइंट फिक्स कर लेना और यहाँ पे इसके बाद एग्जाम के और आरटीपी के क्वेश्चंस देख लेना। इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और मार्क्स भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। लगभग मैंने यहाँ पे 16-17 लेक्चर्स रिवीजन के ले लिए है जीएसटी में, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए। बस लास्ट के एक दो टॉपिक जिसमें आज टैक्स इनवॉइस और बाद में रिटर्न ये कवर होगा और हमारा जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख लो। ये पूरा रिवीजन मैंने चार्ट बेस्ड रिवीजन किया हुआ है। तो चार्ट जो है आपको मैंने पीडीएफ कॉपी दी है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक मिल जाएगी। साथ साथ में अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट से बाय कर सकते हो और बाय लिंक भी मैंने दी हुई है। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेंडमेंट लेक्चर आपने जरूर देख लेना। मैंने अमेंडमेंट्स यहाँ 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स हो गई है। मैं इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी अपडेट का वेट कर रहा हूँ। अगर वो आ जाती है तो तीसरा लेक्चर्स में डाल दूंगा, पर 2 लेक्चर्स में हमारी सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी है। अमेंडमेंट की लिंक और नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, और वो है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे एग्जाम का सपोर्ट मटेरियल उस टेलीग्राम लिंक में आपको दिया जाएगा। तो वो आईडीटी का ऑफिशियल लिंक है। वो आपने इवन दो आप ऑलरेडी कहीं टेलीग्राम में रेगुलर बैच में कनेक्टेड हो गए तो भी आपने नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने का। आईडीटी से रिलेटेड पूरा सपोर्ट मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा रिविजन। आर यू रेडी? चलो चलिए, तो हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये चैप्टर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला अगर हम देखें तो इनवॉइस रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमें सबसे पहले पढ़ना है। फिर कुछ वाउचर्स होते हैं, लाइक रिसीव वाउचर, रिफंड वाउचर एंड पेमेंट वाउचर, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, जैसा बैंकिंग सेक्टर होगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगा, जीटीए होगा, मल्टीप्लेक्स होगा, तो वो केस में कुछ स्पेशल प्रोविजन है इनवॉइस की। चालान में स्पेशली 2 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, आईएसडी चालान और रूल 55 का चालान। और लास्ट में यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना, लास्ट में डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए दोस्तों, इसको सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी बोला जाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को। तो चलिए सबसे पहले तो हम कंप्लीट करेंगे इनवॉइस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही इजी चैप्टर, इंटर लेवल पे आपने पढ़े हैं और फाइनल लेवल पे तो बहुत ही ईजी है। मैं तो कहूँगा कि ये चार्ट से ही कंप्लीट कर लेना और इसके बाद एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और आरटीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, इनवॉइस हुआ, ई वे बिल हुआ, तो ये चैप्टर फटाफट चार्ट से कंप्लीट करने का और यहाँ पे क्वेश्चन देखने का। चलिए आ जाइए यहाँ पे इशू ऑफ इनवॉइस। सेम चार्ट हमने टाइम ऑफ सप्लाई पे देखा था, इसलिए यहाँ पे मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई में चैप्टर में हमने इनवॉइस मैकेनिज्म देखा था। नॉर्मली टैक्स इनवॉइस अगर आपका गुड्स हो या फिर यहाँ पे सर्विसेज हो, टैक्स इनवॉइस के जो इशू होता है ऑन और बिफोर, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल फॉर सप्लाई। ओके, तो यस, रिमूवल फॉर सप्लाई मतलब जब आप रिमूव करोगे फॉर सप्लाई, ओके, मतलब जहां सेल, बार्टर, एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होगा तब आप इनवॉइस दोगे। और इन अदर केसेस मतलब जनरली मूवमेंट नहीं है, आप लिखना हो तो लिख सकते हो एज इज वेर इज बेसिस, एज इज वेर इज बेसिस। ये एज इज वेर इज बेसिस क्या होता है कि भाई गुड्स की मूवमेंट नहीं है, जहां गुड्स है वहीं, तो वो सिचुएशन में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेड अवेलेबल। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने, मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने टाइम ऑफ सप्लाई में देख लिए थे। चलो सर्विस का इनवॉइस कब देना चाहिए, चलो फटाफट बोलो। तो सर्विस का इनवॉइस ओके नॉर्मली विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस, लेकिन बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी और इंश्योरर होगा तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन, 45 डेज में दो। अब देखो एक प्रोविजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और ये प्रोविजन क्या है, ये मैंने टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त आपको नहीं पढ़ाई थी, जो मैं अभी बता देता हूँ। ओके, कुछ नोटिफाइड सेक्टर है,
insurance business, banking sector, financial institution, NBFC, telecom sector and other notified person. ये केस में अगर आपका सप्लाई डीडीपी में होता है, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच अपने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच को ओके डीडीपी सप्लाई कर रहा है, या बैंक या टेलीकॉम सेक्टर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सप्लाई करता है, तो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन डीडीपी माना जाता है अगर दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड हो गए, दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड हो गए। अब देखो बैंकिंग ये सेक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 45 डेज है, 45 डेज और नॉर्मली 30 डेज है। तो जब डीडीपी सप्लाई होता है तो हर ट्रांजेक्शन पे 45 डेज में इनवॉइस देना मुश्किल हो जाता है। इन सिंपल वर्ड ट्रांजेक्शन वाइज इनवॉइस देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब एग्जांपल लो एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक के इतने डीडीपी ट्रांजेक्शन होते हैं डेली। अब डेली एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके हजारों ब्रांचेस है, तो हर ट्रांजेक्शन का इनवॉइस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इन सेक्टर्स को, या गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई सेक्टर नोटिफाई करेगा तो उनको गवर्नमेंट ने इनवॉइस का मैकेनिज्म स्पेशली फॉर डीडीपी, बोलो मेरे साथ, स्पेशली फॉर डीडीपी, ओके, यहाँ पे एक अलग मैकेनिज्म दिया है इनवॉइस का। और वो क्या दिया, वे सर्विस टू डीडीपी, अगर डीडीपी को दिया ये नोटिफाइड सेक्टर ने, व्हेन सप्लायर रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। जब ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में एक साथ रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर होगा, टेलीकॉम सेक्टर होगा, तो डीडीपी के ट्रांजेक्शन ईच एंड एवरी डे रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो क्वार्टरली रिकॉर्ड होते हैं, या फिर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में एक साथ कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड होता है, क्वार्टरली होता है या फोरनाइटली होता है या मंथली होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप हर ट्रांजेक्शन का इनवॉइस अलग से मत बनाओ। जब आप कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड करते हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मे बी फोरनाइटली, मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली, तो जिस दिन आप रिकॉर्ड करोगे वो पूरा अमाउंट, उस दिन इनवॉइस वो पूरे अमाउंट का एक साथ दिया तो भी चलेगा। लेकिन ये आपको क्वार्टर एंड तक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर क्वार्टर एंड तक आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए आपके ट्रांजेक्शन, तो फिर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको किसी भी हाल में यहाँ पे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जिस दिन बुक्स में आपने रिकॉर्ड किया या क्वार्टर एंड विच एवर इज अर्लियर, आपको ये इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर दिया इन्होंने, ओके, ये तो नॉर्मल प्रोविजन हुई इनवॉइस की, ओके, इनवॉइस की नॉर्मल प्रोविजन क्या है, ये तो ईजी था, इसमें कोई यहाँ पे डिफिकल्ट प्रोविजन तो नहीं थी। इन एडिशन टू दैट गवर्नमेंट को पावर दी है कि गवर्नमेंट में स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज और सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। गवर्नमेंट के पास टाइम है कि कुछ स्पेसिफाइड सेक्टर में वो टैक्स इनवॉइस का जो टाइमिंग है, जो हमने ऊपर देखा, इसके जो टाइमिंग है वो कुछ अदर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट के पास पावर है। और दूसरा, अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट के अपने पास पावर रखी है कि हम टाइम पीरियड जो है अदर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि कुछ सेक्टर में आपके अदर डॉक्यूमेंट्स को ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। जैसे मूवी टिकट में टिकट ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा, या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में आपका टिकट ही इनवॉइस माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है इसे कि ई टिकट हुई, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में टिकट हुई, वो इनवॉइस माना जाएगा। ओके, और कुछ केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, आगे मैं पढ़ा होगा। हाँ, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि अगर B2C ट्रांजेक्शन होगा, ध्यान सुनना, B2C ट्रांजेक्शन होगा और अमाउंट 200 से नीचे होगी, तो वो केस में टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है और फॉर ईच ट्रांजेक्शन, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि गवर्नमेंट की क्या पावर है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने चार्ट में लिया, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो देखा हमने नॉर्मली इनवॉइस कब इशू होना चाहिए। लेकिन अगर आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अब ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, तो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में मैंने इसकी डेफिनेशन के साथ बहुत अच्छे से बेटा मैंने उसमें रिवाइज करके दिया है। ओ भाई साहब, ध्यान है ना आपका, टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन किया ना आपने, अच्छी बात है। टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन किया होगा तो आपको कंटिन्यूटी में समझ में आएगा, और नहीं किया तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, बहुत सारे चैप्टर रिवाइज किए, जाके वो चैप्टर देख लो। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वहाँ मैंने रिवाइज किया है, और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था। चलो आप ही बता दो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब देना चाहिए, तो ऑन और बिफोर कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट और पेमेंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज क्या अर्लियर। तो जो व्हिचएवर इज अर्लियर होगा, ओके, सक्सेसिव स्टेटमेंट या पेमेंट रिसीव्ड, ओके, उसके पहले इनवॉइस दे देना चाहिए। ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और बताओ, वो चार्ट याद करो, जाओ, टाइम ऑफ सप्लाई में हमने सर्विस के केस में कब इशू करना चाहिए, इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट इज असर्टेनेबल, तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, याद आ रहा है कि आपको, और नॉट असर्टेनेबल तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, और कंप्लीशन ऑफ इवेंट पे होगा, जैसे प्लींथ डायग्राम याद आ रही है, प्लींथ फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो वो केस में लास्ट डे ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट, ओके, वो डेट पर आपके इनवॉइस इशू हो जाने चाहिए, उसके पहले इशू हो जाने चाहिए। और इसके बेस पर हमने फिर एक टेबल देखा था, आपको याद होगा, तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई फिक्स किए थे, याद है तो कमेंट में करो यस सर, हमें याद है, TOS लिखो, ठीक है। चलिए
ये तो हमने देख लिया कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके बाद में सप्लाई ऑन सेल और रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, ये भी हमने ऑलरेडी देखा था। बताओ अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे क्या है, जिस दिन अप्रूवल आएगा या 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। लेकिन ख्याल रहे ये अप्रूवल और रिटर्न बेसिस सिर्फ गुड्स के केस में है, सर्विस के केस में नहीं है। चलो अब ये वाला पॉइंट हमने नहीं देखा था, वो अभी आपको बताता हूँ। सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज यानी क्या, एग्जांपल लो कि यहाँ पे माय वाइफ इज प्रोवाइडिंग इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज। बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट का नेचर पसंद नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट तो 6 महीने का हुआ लेकिन 10 दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना है, तो इन बिटवीन सर्विसेज सीज हो रही है, या आपने एडमिशन ली और 10 दिन बाद आपको एडमिशन कैंसिल करना है, कहीं तो भी आपके पेरेंट शिफ्ट हो रहे हैं वगैरह जो भी है, तो इन बिटवीन सेसेशन ऑफ सर्विस हो रहा है। तो अब देखो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ नहीं और सर्विस इन बिटवीन ही सीज हो रही है, तो ऐसे केस में क्या इनवॉइस इशू होगा? तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस एंड सच इनवॉइस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई मेड बिफोर सच क्या सेसेशन। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हुआ और आपने 10 दिन के बाद ही सर्विस आपकी कैंसिल हो रही है, क्लोज हो रही है, या आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाले हो, तो 10 दिन का इनवॉइस आपको इमीडिएटली इशू करना पड़ेगा और उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। क्लाइंट पेमेंट करे या ना करे पर उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या? तो ये था रिगार्डिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस, ओके, अगर सीज हो जाती है। पर ये प्रोविजन सिर्फ सर्विस के लिए अप्लीकेबल है, ओके, गुड्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ सर्विस के लिए कि जितनी सर्विस आपने दी उतना इनवॉइस आपको देना पड़ेगा, उसका जीएसटी भी देना पड़ेगा, फिर क्लाइंट पेमेंट करे या ना करे। चलिए, तो ये इनवॉइस की प्रोविजन हमने देखी, इनवॉइस के सारे फैक्टर्स यहाँ देख लिए, ओके, और एक टेबल में बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया, रिवीजन के लिए आसान होगा, सबसे इजी चैप्टर। उसके बाद में कंटेंट ऑफ इनवॉइस। अब कंटेंट ऑफ इनवॉइस ये आपने पढ़ लेना, ओके, यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। कंटेंट ऑफ इनवॉइस में क्या क्या होने चाहिए। अब मैं आऊँगा वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई इज लेस देन 200। अब देखो ये 200 वाला क्राइटेरिया क्या था, याद करो। देखो इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस, अगर आपके इनवॉइस का पर ट्रांजेक्शन वैल्यू 200 से नीचे है और आपका 200 या उससे ज़्यादा है, इफ लेस देन 200 होगा, सॉरी, अगर 200 या उससे ज़्यादा होगा तो वो केस में टैक्स इनवॉइस इज मैंडेटरी, ओके, वो केस में टैक्स इनवॉइस मैंडेटरी रहेगा। लेकिन अगर आपकी वैल्यू लेस देन 200 होगा तो वो केस में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है। अब देखो लेस देन 200 में B2B होगा तो वो केस में टैक्स इनवॉइस देना ही पड़ेगा। B2C होगा तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखो क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि B2C के केस में आपने पर ट्रांजेक्शन टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया तो भी चलेगा, पर ट्रांजेक्शन टैक्स इनवॉइस नहीं भी दिया तो भी चलेगा, पर उसके 2 एक्सेप्शंस दिए। क्या? अगर मल्टीप्लेक्स हुआ, समझ लो आप मल्टीप्लेक्स में जा रहे मूवी देखने और टिकट की प्राइस 150 है, लेस देन 200 है, B2C है, तभी मल्टीप्लेक्स होगा तो टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा और टिकट ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। या आपका रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस चाहिए। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, बच्चा चॉकलेट लेने आया, 10 रुपए की डेयरी मिल्क ली, ओके, आपने 10 रुपए की डेयरी मिल्क ली, पैसा ले लिया, बच्चा वहाँ खड़ा है, आपने पूछा क्या चाहिए बेटा, और उसने कहा टैक्स इनवॉइस चाहिए, टैक्स इनवॉइस चाहिए जिसमें जीएसटी नंबर जो है लिख कर चाहिए। तो आपने बोला बेटा जा कोई अभी इनवॉइस नहीं, टैक्स इनवॉइस चाहिए, मैंने यूट्यूब पे विशाल सर का वीडियो देखा है इसलिए मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए। अब बच्चा अड़ गया, तो अब अगर बच्चा अड़ गया और रिसिपिएंट टैक्स इनवॉइस मांग रहा है, इवन दो ट्रांजेक्शन B2C है, लेकिन आपको टैक्स इनवॉइस फिर देना ही पड़ेगा अगर रिसिपिएंट अड़ गया। अदरवाइज अगर ट्रांजेक्शन लेस देन 200 होगा, सप्लाई B2C होगा, ओके, तो आपको टैक्स इनवॉइस हर ट्रांजेक्शन का नहीं भी दिया तो भी चलेगा, बाकी केस में तो देना पड़ेगा। ये सिर्फ बेनिफिट यहाँ पे और B2C में और अदर केस में अलाउड है। ओके, नेक्स्ट, यहां समझ लो आपको हर ट्रांजैक्शन का टैक्स इनवॉइस नहीं देना है, लेकिन एक नोट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करना। ये नोट क्या है कि इन सच केस सप्लायर शैल इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस एट द एंड ऑफ द ईच डे। अब देखो सप्लायर को कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईच डे। देना किसको नहीं पड़ेगा? अपने रिकॉर्ड के लिए, भाई पूरे ट्रांजेक्शन हुए, फिर दिन का एंड में वो जितने भी उसने यहाँ पे रिटेल सेल किया, चिल्लर सेल किया, 50 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इन सब का उसको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अब ये कंसोलिडेटेड इनवॉइस क्या रहता है दोस्तों? तो कुछ नहीं, ओके, प्रोडक्ट टोटल समझ लो, आज मैंने यहाँ पे पेन बेचा, तो ऐसे मैंने 20 पेन्स बेचे, तो 20 पेन्स उसका टैरिफ कोड और कस्टमर का नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 20 पेन्स टैरिफ कोड और उसकी अमाउंट। अब कस्टमर तो अलग अलग थे ना, ओके, अलग अलग थे, उसका जीएसटी रेट, दैट्स ऑल। फिर मैंने यहाँ पे समझ लो ओके स्टेपलर बेचा, स्टेपलर 50-50 रुपये का बेचा, तो या 150 रुपीज़ का बेचा समझ लो, तो जितने भी स्टेपलर मैंने बेचे उसका एक ही टैरिफ कोड में आपको कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन में एमसीक्यू में आ सकता है, पढ़ के चले जाना, चार्ट में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट
मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस। अब एक सवाल आता है कि सर कि टैक्स इनवॉइस की कॉपीज कितनी होती है, तो रूल 48 में थोड़ा हम इसको डिस्कस करने वाला है। नॉर्मल इनवॉइस जब आप इशू करोगे तो वो केस में सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो ट्रिप्लीकेट कॉपी बनेगी। ट्रिप्लीकेट में ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, और ट्रिप्लीकेट जो होती है वो यहाँ पे सप्लायर की होती है। 3 कॉपीज बनाई जाती है। सर्विस होगा तो दो ही कॉपी बनाने की जरूरत है क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट कॉपी नहीं होती है। और इनवॉइस के सीरियल नंबर आपको अपडेट करने पड़ेंगे इन GSTR 1 और 1A में। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं और वो है इनवॉइस। अगर क्वेश्चन आया तो इनवॉइस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनवॉइस में देखो क्या है, नोटिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन ऑब्टेनिंग इनवॉइस रेफरेंस नंबर फ्रॉम इनवॉइस पोर्टल। ना गवर्नमेंट कुछ पर्सन को नोटिफाई करेगी, कौन से पर्सन को नोटिफाई करेगी हम नीचे देखेंगे। और उनको इनवॉइस जो है इनवॉइस पोर्टल पे, यानी यहाँ पे एक सेपरेट IRP पोर्टल रहेगा। IRP पोर्टल पे आगे मैं बताऊंगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, इसकी पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। वहां से जो है इनवॉइस का रेफरेंस नंबर जनरेट करना पड़ेगा। इनवॉइस वाइड इफ इनवॉइस रेफरेंस नंबर नॉट कोटेड, मतलब IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर मतलब IRN उसके ऊपर होना जरूरी है। डज नॉट रिक्वायर टू इशू डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कॉपी। अगर आप ई इनवॉइस बनाते हो, अपने ऑफिस में देखा होगा, तो आपको फिर वो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट नहीं बनानी पड़ती है। ओके, ई इनवॉइस का तो सारा आपने डेटा ही पोर्टल पे दिया हुआ है, तो वो कभी भी एक्सेस हो सकता है और आपको जो पोर्टल से आपने बनवा के लिया एक ही PDF चल सकती है, उसमें कोई डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट कॉपी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं इनवॉइस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब देखो फटाफट यहाँ पे इनवॉइस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इनवॉइस मैकेनिज्म देखो क्या होता है, यहां से स्टार्ट करूंगा। सप्लायर है और रिसिपिएंट है, ठीक है। अब सप्लायर यहां पे सिर्फ लिख के रखो जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, एक्सीड्स रुपीज 5 करोड़। अभी इतना कि भाई ये सप्लायर है और ये नोटिफाई हुआ है, नीचे मैं पढ़ाऊंगा, ये सप्लायर है और ये नोटिफाई हुआ है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। यहां पे और लिख देना, in any PFY since 1718, any PFY since 1718। तो अब ये जो सप्लायर है बेटा, और ये सप्लायर यहाँ पे सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस, कुछ भी सप्लाई करे, गुड्स सप्लाई करे या सर्विसेज सप्लाई करे टू द सप्लायर और रिसिपिएंट, ठीक है। अब ये जो सप्लाई कर रहा है तो इस सप्लायर को इनवॉइस बनाना कंपलसरी हो जाता है। अब ये इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है कि आपका पूरा डेटा, जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा है, ये गवर्नमेंट के पोर्टल पे, जो पोर्टल IRP पोर्टल कहा जाता है, ओके, उस पोर्टल के थ्रू इनवॉइस बनाया जाता है, ठीक है। तो उस पोर्टल के थ्रू इनवॉइस, तो एक डिजिटल इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का कि अब तुम खुद इनवॉइस नहीं बनाओगे, हमारे पोर्टल के थ्रू इनवॉइस बना के लोगे। तो INV01 इसको स्कीमा कहा जाता है। इस INV01 में आप 2 डिटेल्स देते हो, एक आपकी रूल 46 के हिसाब से, जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना, ये रूल 46 की क्या डिटेल होनी चाहिए, तो रूल 46 के हिसाब से सारा कंटेंट ऑफ इनवॉइस देना पड़ेगा। सॉरी बेटा, हाँ, रूल 46 के हिसाब से आपको कंटेंट ऑफ इनवॉइस देना पड़ेगा, कंटेंट ऑफ इनवॉइस आपको देना पड़ेगा। और आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल अगर आप दे सको तो वो भी, और ट्रांसपोर्ट डिटेल ऑप्शनल होती है पर दे देना, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा ये स्कीमा में। अच्छा, ट्रांसपोर्ट डिटेल से क्या फायदा होता है? आपका ई-वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। वो कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो क्या होता है कि सप्लायर जो है, सप्लायर एक स्कीमा में INV01 वो सारा डेटा IRP पोर्टल पे देता है, जिसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहते हैं, ओके। और ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे डेटा देने के बाद अब गवर्नमेंट का पोर्टल क्या करता है, आपके इनवॉइस को वैलिडेट कर देता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लेता है। एक पोर्टल QR कोड जनरेट करता है, और वो QR कोड जो होता है वो आपका IRN 64 कैरेक्टर का एक IRN जनरेट होता है, वो बार कोड में, अगर आपने देखा होगा, और उसका एक QR कोड बन जाता है। तो वो QR कोड जनरेट कर लेता है। तो अब ये पोर्टल से आपका इनवॉइस बन जाएगा, और ये पोर्टल से इनवॉइस बनने के बाद वो ई इनवॉइस आपको PDF में दे दिया जाएगा। वो इनवॉइस आपने जनरेट कर लिया और वो इनवॉइस आप रिसिपिएंट को भेज दो, तो ये आपने रिसिपिएंट को वो इनवॉइस भेज दिया। तो चलो, ये सारी प्रोसेस हो गई, सिंपल है, कुछ नहीं, आपको सारा डेटा पोर्टल पे देना है, पोर्टल उसको वैलिडेट कर देगा, पोर्टल QR कोड बना लेगा, IRN जनरेट करेगा, बोलो मेरे साथ, ओके, IRN जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये IRN जनरेट होने के बाद इनवॉइस आपको PDF मिल जाएगी, आप जो है कस्टमर को दे दो, रिसिपिएंट को दे दो। तो ये इनवॉइस क्यों लाया गया कि जो फेक इनवॉइस है, डमी इनवॉइस है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, और ई इनवॉइस की वजह से बहुत सारे
फायदे भी है। क्या फायदे हैं? तो आपकी मिस्टेक कम हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा। और उसके बाद में आपने जो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल को दी है, ये पोर्टल डेटा जो है, दो और पोर्टल होते हैं जीएसटी में, एक होता है जीएसटीएन पोर्टल और एक होता है ई वे बिल पोर्टल। तो ये जो आईआरपी पोर्टल है वो जीएसटीएन पोर्टल को और ई वे बिल पोर्टल को यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर देगा। तो ये पोर्टल को डेटा ट्रांसफर करने के बाद ये पोर्टल पे आपका जीएसटीआर1 का मोस्ट ऑफ द डेटा ऑटो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इनवॉइस है ना आउटवर्ड सप्लाई हुआ, और आउटवर्ड सप्लाई आपने यहाँ अपडेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर1 में डेटा अपडेट हो जाएगा बेटा। और जीएसटीआर1 में अपडेट हो गया तो आपका जो वर्क है या आपके काउंसलर का वर्क है वो और कम हो जाएगा। तो ये जीएसटीएन पोर्टल के साथ कम्युनिकेट करेगा। और अगर आपने ट्रांसपोर्ट डिटेल दी हुई है जो ई वे बिल के लिए जरूरी है, EWB 01 के लिए जरूरी है, तो ओके आपने एक बार दे दी तो ऑटोमेटिक आपका ई वे बिल भी बन जाएगा, तो आपका ई वे बिल भी ऑटो जनरेट बन जाएगा। तो जस्ट यहाँ इंफॉर्मेशन दे दो, आपका डेटा सब जगह ऑटो अपडेट होते जाएगा, ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। तो ये जो है ई इनवॉइस के कुछ बेनिफिट्स हैं ना। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज मैनर में बहुत अच्छे से ई इनवॉइस के सारे यहाँ पे प्रोविजंस एक्सप्लेन किए। व्हाट इज ई इनवॉइस? ई इनवॉइस रेफरेंस टू रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस टू जनरेट एंड इशू इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू गवर्नमेंट आईआरपी, गवर्नमेंट के आईआरपी से जनरेट करना, उसको यहाँ पे ई इनवॉइस कहा जाता है। स्टार करना, अप्लीकेबिलिटी, registered person with an aggregate turnover exceeds 5 crores in any preceding financial year from 17-18 onwards are required to issue invoice। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ ऐसा है बेटा कि समझ लो आपका फिनेंशियल ईयर है अभी 25-26, समझ लो करंट फिनेंशियल ईयर आपका ये है। तो 17-18 से 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 25, ओके। तो 17-18 से लेके तो 24-25 तक, ओके, किसी भी फिनेंशियल ईयर में आपने 5 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा, कोई भी एक भी ईयर में, सुनना, कोई एक भी ईयर में आपने 5 करोड़ क्रॉस कर दिया होगा। समझ लो हो सकता है कि 17-18 में आपका 1 करोड़, 18-19 में 5 करोड़, फिर कोविड आ गया, पर एक भी कोई ईयर में 5 ईयर्स क्रॉस कर दिया होगा, तो आपको करंट फिनेंशियल ईयर के सारे इनवॉइस ई इनवॉइस बनाने पड़ेंगे, स्पेशली B2B ट्रांजेक्शन के। B2C में एप्लीकेबल नहीं होता है, B2C ट्रांजेक्शन के इनवॉइसेस आपको ई इनवॉइस बनाने पड़ेंगे और आईआरपी पोर्टल से ही बनाने पड़ेंगे। आपका एक्सपोर्ट सप्लाई होगा तो वो भी आईआरपी पोर्टल से बनाने पड़ेंगे। और डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो B2B है, सुनिएगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो B2B है वो भी आईआरपी पोर्टल से बनाने पड़ेंगे। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, तो आपको इनवॉइस 3 केस में कंपलसरी हो जाता है। B2B ट्रांजेक्शन, B2C में इनवॉइस नहीं बनता है। B2B ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट सप्लाई और डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये सारा इनवॉइस बनाना पड़ेगा अगर आप ये टर्नओवर के कंडीशंस में आ जाते हो। उसके बाद में नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइस, स्टार करना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ का अप्लीकेबल नहीं है? B2C ट्रांजेक्शन होगा तो इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 5 करोड़ होगा इन ऑल फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम 17-18 तो इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। आईएसडी अगर अपना इनवॉइस इश्यू होता है तो उसको इनवॉइस अप्लीकेबल नहीं है। गुड्स इंपोर्ट करते हो तो अप्लीकेबल नहीं है। फिर ये स्टार करना 5th नंबर का, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, SEZ यूनिट्स, इंश्योरर, बैंक, NBFC, GTA, सप्लायर ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड मल्टीप्लेक्सेस, इनको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है और इनको इनवॉइस में डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस एज पर रूल 48(4). यस, ये जो भी यहाँ पे मैं यूनिट आपको बता रहा हूँ, इनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि इनको इनवॉइस की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। सर्टेन रिवर चार्ज सिनारियोस नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एग्जाम सप्लाई, अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है, नील रेट, वोनली एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल, तो ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ये लिस्ट पढ़ के जाना, ये लिस्ट पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ ई इनवॉइसिंग। अब एडवांटेजेस क्या है ई इनवॉइसिंग के, तो यहाँ समझ लो, इफिशियंसी बढ़ा देता है, एक्यूरेसी इन ट्रांजेक्शन, गलती होने कम से कम चांसेस, टैक्स कंप्लायंस मैकेनिज्म बढ़ जाता है क्योंकि आईटीसी जो है अब इसमें फ्रॉड होने के कम से कम चांसेस, और रिसिपिएंट ऑटोमेटिकली आईटीसी क्लेम कर सकता है और फ्रॉड प्रिवेंशन होगा। इंपॉर्टेंट नोट फॉर SEZ। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, SEZ के केस में 2 चीजें होती है, एक SEZ यूनिट होता है और एक SEZ डेवलपर होता है। ओके, डेवलपर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अंबानी अदानी ने SEZ डेवलप किया, जैसे कोई मॉल डेवलप करता है और मॉल के अंदर ब्रांड्स आते हैं, वैसे ही ओके अंबानी अदानी ने कुछ यहाँ पे 600 एकड़ का SEZ डेवलप किया, तो हु इज द डेवलपर? अंबानी अदानी। और उसमें फिर अलग अलग फैक्ट्रीज आती है, LG की फैक्ट्री, सैमसंग की फैक्ट्री, इसकी फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री आती है, या सर्विस प्रोवाइडर आते हैं, उसको यूनिट कहा जाता है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जो SEZ यूनिट है
उनको इनवॉइस नहीं बनाना है। लेकिन जो डेवलपर है, जो एसईजेड डेवलपर होगा, तो डेवलपर को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। यानी अदानी जो है एसईजेड में एलजी को बिलिंग कर रहा है, क्योंकि एसईजेड में जगह ली एलजी ने, तो उसको बिलिंग कर रहा है। तो अदानी अंबानी जो डेवलप करेंगे एसईजेड, तो उनको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो एसईजेड यूनिट और डेवलपर, ओनली एसईजेड यूनिट्स आर एग्जाम फ्रॉम इनवॉइसिंग एंड नॉट एसईजेड डेवलपर भाई साहब। दैट इज प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइस अप्लीकेबल टू एसईजेड डेवलपर। उसके बाद में नेक्स्ट, एंटिटी वाइड एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन अप्लाइज टू एंटायर एंटिटी ऑफ एसईजेड यूनिट रिगार्डलेस द नेचर ऑफ सप्लाई। हाँ, तो ख्याल में रखना भाई, एसईजेड यूनिट को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है, फिर उनका सप्लाई एक्सपोर्ट हो या उनका सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई हो, कुछ भी हो, एसईजेड यूनिट को इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इनवॉइस केस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, इंपॉर्टेंट, स्टार करना, कभी कभी पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए। और वो क्या कि इनवॉइस मैंडेट्स आर प्राइमरीली डायरेक्टेड एट द सप्लायर बेस एट देयर एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड। ओके, देखो इनवॉइस सप्लायर के एंगल से बनाया गया है, ठीक है। इफ सप्लायर इज रजिस्टर्ड पर्सन अंडर 9(3), सप्लायर रिक्वायर्ड टू जनरेट इनवॉइस फॉर द टैक्सेबल सप्लाईज रिगार्डलेस वेदर द ट्रांजेक्शन इज अंडर आरसीएफ। चलो थोड़ा मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहूंगा। अगर आपको रिवर्स चार्ज का मेरा चार्ट याद होगा, याद है कि आपको रिवर्स चार्ज का, ठीक है, मैं समझाता हूँ। रिवर्स चार्ज का अगर चार्ट याद होगा आपको, तो रिवर्स चार्ज के चार्ट में यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, इवन दो रिवर्स चार्ज होगा, पर सप्लायर रजिस्टर्ड है, मिस्टर ए मिस्टर बी वाला, तो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड होगा तो इनवॉइस सप्लायर को ही बनाना पड़ता है, इनवॉइस सप्लायर को ही बनाना पड़ता है, सिर्फ रिवर्स चार्ज पे टिक कर देना है। तो ऐसे केस में अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है और इनवॉइस वो बना रहा है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर, किसका, सप्लायर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगा इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सिंस फ्रॉम 17-18, तो वो ई इनवॉइस बनाएगा, क्यों ना रिवर्स चार्ज हो, पर वो ई इनवॉइस बनाएगा। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर वहां क्या बनता है, बोलो, सेल्फ इनवॉइस बनता है। कुछ याद आ रहा है? तो वहां रिसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस, तो सेल्फ इनवॉइस को प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है इनवॉइस की। छुपा हुआ क्वेश्चन, सेल्फ इनवॉइस जब रिसिपिएंट बनाता है तो उसको इनवॉइस की प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। इनवॉइस की प्रोविजन जो है सिर्फ वो जब सप्लायर इनवॉइस बनाएगा और आरसीएम पे टिक करेगा तो वहां ये प्रोविजन अप्लीकेबल होगी। पर अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट क्या, इनवॉइस। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट हमने देखा, ये एक इस पर क्वेश्चन आ सकता है 1 और 2 मार्क्स का। उसके बाद में नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ नॉर्मल इनवॉइस, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आप इनवॉइस के प्रोविजन में आओगे तो नॉर्मल इनवॉइस की ये जो भी प्रोविजन है जो मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया, ये आपको अप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आपको ट्रिप्लिकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपने इनवॉइस नॉर्मल बना लिया जबकि आप इनवॉइस के प्रोविजन में आते हो, पर होता है ऐसे, कोई लोग कहते हैं कि मैं नॉर्मल इनवॉइस बना लूंगा, जबकि आप इनवॉइस के प्रोविजन में आते हो, तो वो सिचुएशन में यहां पे जहां तक देखा जाए वो आपका नॉर्मल इनवॉइस जीएसटी का टैक्स इनवॉइस नहीं माना जाएगा और ये माना जाएगा कि ट्रांजेक्शन विदाउट इनवॉइस। मेरी अभी क्लाइंट की एक केस लगी है, वो इनवॉइस ई इनवॉइस के प्रोविजन में आता था, पर उसने क्या किया, कंप्यूटर जनरेटेड टैक्स इनवॉइस बनाया और दिए, केस लगे उसके ऊपर, 122 की पेनल्टी आ गई। और 122 की तो सीवियर पेनल्टी क्या कि तुमने सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस। उसने कहा नहीं, मैंने विदाउट इनवॉइस सप्लाई नहीं किया, मैंने इनवॉइस बनाया। अब डिपार्टमेंट ने क्या बोला, डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा जो तुमने कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस बनाया वो इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप इनवॉइस के प्रोविजन में हो। और रूल क्लियर है, रूल कहता है कि तुम्हारे कोई भी नॉर्मल इनवॉइस टैक्स इनवॉइस नहीं माने जाएंगे। बंदे पे 122 की पेनल्टी लगा दी, इवन दो उसने कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस दिया। तो ऐसा केस स्टडी आ सकता है कि भाई इनवॉइस की प्रोविजन में था, नॉर्मल इनवॉइस दे दिया, तो क्या उसका पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि नॉर्मल इनवॉइस जो है इनवॉइस ही नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर वगैरह अप्लीकेबल नहीं होगी। अमेंडमेंट और कैंसलेशन ऑफ इनवॉइस, अब थोड़ा ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कैंसलेशन नीड टू बी रिपोर्टेड इनटू IRN पोर्टल विद इन 24 आवर्स। अगर आपको यहाँ पे 24 आवर्स में इनवॉइस कैंसिल करना है तो आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी जो हमारा जो IRP पोर्टल है, ये IRP पोर्टल पे आप जो है कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स इट शुड बी मैन्युअली कैंसल ऑन GST पोर्टल। अगर 24 आवर्स हो जाते हैं तो डेटा चले जाता है GST पोर्टल के पास, तो फिर आपको GST पोर्टल से कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। वंस IRN इज कैंसल, सेम इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी यूज अगेन। जो आपका IRN जनरेट होता है 64 कैरेक्टर का, अगर आपने कैंसिल कर दिया तो वो रिपीट नहीं होगा कभी भी और दूसरे इनवॉइस में नहीं आएगा। एनी अमेंडमेंट्स टू एन ई इनवॉइस कैन बी मेड ओनली ऑन द GST पोर्टल। चलो देखो, कैंसलेशन IRP पोर्टल पे हो सकता है, लेकिन अमेंडमेंट सिर्फ GST पोर्टल पे हो सकता है, ये पॉइंट याद रखना। और एक सर्कुलर है, इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड फॉर सप्लाईज टू
रजिस्टर्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज और एल बाय आरपी सरपासिंग द टर्न ओवर थ्रेशोल्ड ऑफ 5 करोड़। अब समझ लो मेरे क्लाइंट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो मेरा टीडीएस वगैरह काटेगा, वो बात अलग है। टीडीएस मतलब रिसिपिएंट जब गवर्नमेंट होता है, तो अगर मैं गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर रहा हूं, देखो गवर्नमेंट अगर सप्लाई कर रही है तो एग्जम्पशन है, अगर गवर्नमेंट किसी को सप्लाई कर रही है तो एग्जम्पशन है। बात गवर्नमेंट नहीं सप्लाई कर रही है, मैं गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मुझे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा? यस यस यस, मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट एलए रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है, तो मुझे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर ट्रांजेक्शन B2B होगा और मुझे 5 करोड़ के ऊपर मेरा टर्नओवर होगा तो बनाना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से, गवर्नमेंट अगर सप्लाई करता है तो इनवॉइस नहीं, पर मैं गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूं तो इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, ये समझ में आया क्या आपको? यस और नो? चलिए, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू इनवॉइस। चलिए आप आ जाइए HSN एंड QR कोड इन इनवॉइस। रिक्वायरमेंट ऑफ HSN, देखो आप सभी को पता है कि जो टैक्स इनवॉइस बनता है उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, जो ऊपर अगर आप आओगे तो HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, तो ये जो है प्रोडक्ट कोड होता है, और सर्विस के केस में SAC कोड होता है। तो ये HSN या SAC कोड जो है आपको इनवॉइस में देना जरूरी है। लेकिन इसमें रीड विथ नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, यहाँ कब HSN जरूरी हो जाता है और कब नहीं होता है ये हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, तो ये चार्ट जो है आपको हेल्प करेगा पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन B2C है और आपका ट्रांजेक्शन B2B है, अगर आपका पहले ले लेते हैं B2B ट्रांजेक्शन, आपका ट्रांजेक्शन अगर B2B होगा तो आपको HSN मेंशन ही करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यानी फिर क्यों ना छोटा रिटेल शॉप वाला हो, लेकिन आपको HSN मेंटेन देना ही पड़ेगा इनवॉइस में। उसमें क्राइटेरिया क्या है? इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़, मतलब इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको देखना पड़ेगा और वो अप टू 5 करोड़ होगा, तो 4 डिजिट का HSN देना पड़ेगा। सर ये 4 डिजिट का HSN यानी क्या? HSN टोटल 8 डिजिट का होता है। ओके, टोटल 8 डिजिट का होता है, ये बिल्कुल कस्टम जैसा है। तो पहले 2 डिजिट जो है ये उसका मेन फैमिली बताता है एंड उसकी सब फैमिली, लाइक मेरे क्वेश्चन यार, ठीक है, क्वेश्चन यार में तुमने कोड देखा है, तो वो HSN कोड है। सो दोस्तों वो 8 में से आपको 4 तो देना ही पड़ेगा। ओके, वो मैंडेटरी है, यानी ब्रॉड कैटेगरी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है इन इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 6 डिजिट का देना है। तो अभी 8 डिजिट की रिक्वायरमेंट उन्होंने GST में नहीं रखी है, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखी है वो 4 और 6 डिजिट की रिक्वायरमेंट रखी है, अगर आपका ट्रांजेक्शन B2B होगा। ठीक है, उसके बाद में B2C, अगर आपका ट्रांजेक्शन B2C है तो जहाँ तक है अप टू 5 करोड़ HSN ऑप्शनल है। मतलब अगर समझ लो आपकी रिटेल शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, स्टेशनरी शॉप है और रिटेल बिजनेस आपका ज़्यादा है और B2C है, तो उसमें HSN नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। 4 डिजिट लिखना चाहिए एज पर लॉ, लेकिन वो ऑप्शनल है। अगर किसी ने नहीं भी लिखा तो भी उसके ऊपर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 6 डिजिट मैंडेटरी है। तो इन शॉर्ट अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो वो केस में B2C हो या B2B हो, आप 5 करोड़ आपको HSN देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुआ रिगार्डिंग टू HSN। अप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक QR कोड, ये एक वर्ड ऐड करना, डायनामिक QR कोड। अब ये डायनामिक QR कोड क्या होते हैं ना? गवर्नमेंट धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ा रही है, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ डिजिटल पेमेंट कस्टमर करे। तो अभी तो आप डे टू डे लाइफ में भी देखते हो कि कहीं कोई शॉप में जा रहे हो तो उनके पास एक मशीन होता है, वो आपका अमाउंट लिखता है और आपके लिए स्पेशल QR कोड, जैसे आप वो QR कोड स्कैन करते हो अमाउंट डिस्प्ले हो जाती है, उसको कहा जाता है डायनामिक QR कोड। तो QR कोड 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। तो स्टैटिक मतलब क्या? जैसे पेटीएम का QR कोड ये साइड में लगा हुआ है, वो सबके लिए स्टैटिक है। और एक होता है आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से QR कोड बनाया गया और वो पेमेंट के लिए बनाया गया। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट GST में ये डायनामिक QR कोड जो ट्रांजैक्शन वाइज बनाया जाएगा वो उसको कंपलसरी कर रही है। तो ये अब यहाँ पे डायनामिक QR कोड जो है वो कहाँ अप्लीकेबल होंगे? देखो, एक B2B ट्रांजैक्शन है और एक B2C। अगर आपका ट्रांजैक्शन B2B है तो वो केस में यहाँ पे इनवॉइस में डायनामिक आपका QR कोड का अप्लीकेबिलिटी आ जाएगा। स्पेशली आपको स्टार करना है B2C में। ये डायनामिक QR कोड B2C में उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन मैंडेटरी रखा है, कहाँ रखा है वो हम देखेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको B2C बता देता हूँ। B2C में ये डायनामिक QR कोड लगेगा जो मैंडेटरी रहेगा टू मेंशन मैंडेटरी टू
अच्छा अच्छा, इसमें ये गड़बड़ हो गई। हाँ, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना। मैंडेटरी टू मेंशन मेंशन इन फॉलोइंग केसेस। एक मिनट, ये स्क्रैच ही कर दो, ये स्क्रैच ही कर दो, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय मिस्टेक आ गया वो। तो आपको B2C ट्रांजेक्शन में अपने इनवॉइस पर डायनामिक क्यूआर कोड जो है वो कब देना जरूरी है? अगर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एनी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1718 सिंस फ्रॉम 1718 अप टू 500 करोड़, तो आपको नो नीड टू जनरेट डायनामिक क्यूआर कोड, यहाँ वर्ड डाल दो डायनामिक क्यूआर कोड। लेकिन 5 करोड़ से ऊपर होगा तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ेगा और इनवॉइस में प्रिंट करना पड़ेगा या मेंशन करना पड़ेगा ना। अब देखो, मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हो तो ई इनवॉइस सिर्फ B2B के केस में लगता है, B2C के केस में इनवॉइस नहीं लगता है। तो अगर आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हो और B2B ट्रांजेक्शन है, B2B ट्रांजेक्शन है, तो वो तो वैसे ही इनवॉइस में क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है, हमने देखा। ओके, ये इनवॉइस वाइज क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है। बात B2B की नहीं है, इन्होंने जो यहाँ पे सर्कुलर लाया वो B2C के लिए लाया, और B2C में इनवॉइस नहीं होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो B2C में अगर इनवॉइस नहीं होता है तो वो केस में क्यूआर कोड पेमेंट के लिए क्यूआर कोड रखा जाता है। और ये रिक्वायरमेंट अगर 1718 से किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही आपको ये क्यूआर कोड अपने इनवॉइस पे प्रिंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगर हम B2B देखें तो B2B के केस में अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगा तो इनवॉइस की ज़रूरत भी नहीं है और क्यूआर कोड भी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो इनवॉइस की प्रोविजन लग जाती है और क्यूआर कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो वो तो क्यूआर कोड वो तो पोर्टल ही IRP ही जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो चलिए ये तो था हमारा HSN और क्यूआर कोड के हिसाब से। नाउ अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइज इनवॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज इनवॉइस स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये रिवाइज इनवॉइस कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बहुत सी बार क्या होता है, जैसे आप जो है यहाँ 10th ऑफ अगस्त को लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए 10th ऑफ अगस्त को लायबल हो गए। अब उसके बाद में 30 डेज में, सुनिएगा, 30 डेज में आपको अप्लाई कर देना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन, और 30 डेज में आप अप्लाई कर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका 10th अगस्त माना जाएगा। अब देखो आप अप्लाई करोगे, बाद में आपकी क्या आएगी बेटा, RC आएगी। तो जिस दिन आप लायबल हुए वहां से RC तक अब जो है यहाँ वहां से RC तक आपके पास तो GST नंबर नहीं है, तो आप नॉर्मल इनवॉइस दोगे आप नॉर्मल इनवॉइस दोगे, आपका नॉर्मल इनवॉइस जाएगा। और फिर क्योंकि GST नंबर तो आप उसके ऊपर लिख नहीं सकते क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन मिला ही नहीं, तो आप नॉर्मल इनवॉइस दोगे और जैसी RC आ जाती है वहां से विद इन 1 मंथ, आपको 1 मंथ टाइप करना है, ठीक है, मतलब 1 मंथ लिखना है। विद इन 1 मंथ जो है आप जो ये पुराने इनवॉइस को सारा आप टैक्स इनवॉइस में कन्वर्ट करके दोगे, टैक्स इनवॉइस में कन्वर्ट करके दोगे विद इन 1 मंथ आफ्टर RC, सो दैट आपका बायर अगर B2B ट्रांजेक्शन में होगा तो वो उसका क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे जहां तक देखा जाए रिवाइज टैक्स इनवॉइस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू बी इश्यूड फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ RC विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ RC, मतलब जो भी ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने नॉर्मल इनवॉइस दिए वो आपको RC आने के बाद 1 मंथ में सारे टैक्स इनवॉइस में GST लगाकर GST नंबर देकर रिवाइज करने पड़ेंगे। कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, ये मैंने नीचे चार्ट में एक्सप्लेन किया है, मैं चार्ट पर ले लेता हूं। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस की प्रोविजन ध्यान से समझ लो। अगर आपका B2B ट्रांजेक्शन होगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, कब से, लायबल से RC तक, तो आपको ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, ईच इनवॉइस रिवाइज करके विद इन 1 मंथ देना पड़ेगा। B2B में तो 10 रुपए का भी इनवॉइस होगा तो भी आपको टैक्स इनवॉइस बना के भी देना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला क्रेडिट लेगा। B2C होगा तो वो केस में इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस रिसिपिएंट वाइज दे सकते हो, समझ लो। वो 1 महीने के लायबल से लेके RC तक, लायबल से लेके RC तक ये पीरियड में अगर आपने
एक रिसिपिएंट ने 6 टाइम खरीदा होगा, 10 टाइम्स खरीदा होगा, तो ओके रिसिपिएंट सेम है। अगर रिसिपिएंट सेम है तो वो सिचुएशन में उसको एक एक इनवॉइस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ओके समझ लो उसने 10 टाइम्स खरीदा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो एक एक इनवॉइस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक रिसिपिएंट के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको कंसोलिडेट करके एक ही इनवॉइस दे सकते हो अगर आपका ट्रांजेक्शन B2C होगा। ठीक है, तो आप रिसिपिएंट वाइज कंसोलिडेट कर सकते हो। लेकिन अगर ये B2C में इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो क्लियरफुली समझो, इंटरस्टेट सप्लाई होगा और आपका सप्लाई अप टू 2.5 लाख होगा तो कंसोलिडेट चलता है, मतलब रिसिपिएंट वाइज आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ओके, और एक सभी ट्रांजेक्शन का एक ही इनवॉइस दिया तो भी चलेगा। लेकिन अगर वैल्यू पर रिसिपिएंट 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ईच इनवॉइस रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये रिवाइज इनवॉइस का कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा बिल ऑफ सप्लाई। ओके, बिल ऑफ सप्लाई कब इश्यू होता है? ये अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है या नील रेट है तो ये मत यहाँ पे मिस अंडरस्टूड करना कि बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ कंपोजिशन स्कीम में होता है। कंपोजिशन स्कीम में तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में ये जब आपका सप्लाई एग्जम्प्ट है, मतलब नील रेट या ओनली एग्जम्प्ट है, तो उसका बिल ऑफ सप्लाई दिया जाता है। अगर एक्सपोर्ट इनवॉइस होगा तो एक्सपोर्ट इनवॉइस आप टैक्स इनवॉइस में कुछ एंडोर्समेंट होना जरूरी है। पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब ये जो था विदाउट बॉन्ड आप लिख सकते हो, विदाउट बॉन्ड क्योंकि आप IGST दे रहे हो, और विद बॉन्ड आप IGST नहीं दे रहे हो, विद बॉन्ड तो आपको आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस पे ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। सप्लाई मीन फॉर एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ यूनिट और डेवलपर फॉर ऑथराइज ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, अगर आप IGST दे रहे होगे तो, और अगर IGST नहीं दे रहे होगे तो ऑन बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ये आपको इनवॉइस पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई तब होता है जब आप दोनों गुड्स एक साथ बेच रहे हो, जो आपका एग्जम्प्टेड भी है और टैक्सेबल भी है, और ये सप्लाई आप जो कर रहे हो यहाँ पे B2C सप्लाई कर रहे हो। तो अगर B2C सप्लाई कर रहे हो तो वो केस में इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दिया तो भी चलेगा। तो जैसे मेरी किराना शॉप है, कुछ एग्जाम कुछ टैक्सेबल सप्लाई कुछ एग्जाम सप्लाई है, तो अगर आपका टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई एक ही पर्सन को जा रहा है और आपको एक ही इनवॉइस बनाना है तो आप इनवॉइस और एग्जाम का बिल ऑफ सप्लाई ऐसे अलग अलग नहीं बनाओगे। आप इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एक कॉमन बनाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वाउचर्स। ओके, अब ये वाउचर क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। यहाँ पे वाउचर्स क्या होते हैं? अभी तक इनवॉइस के सारे पैरामीटर्स हमने देख लिए। इनवॉइस नॉर्मल टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है, उसके बाद में कंटेंट क्या होता है, 200 के नीचे का इनवॉइस होगा तो क्या होगा। ओके, इनवॉइस के केस में सारे हमने देखे। इनवॉइस में HSN कब मेंशन करना पड़ता है, डायनामिक QR कोड कब जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे इनवॉइस रिवाइज इनवॉइस कब दिया जाता है, एंड नेक्स्ट अगर एग्जम्प्ट होगा तो इनवॉइस नहीं बिल ऑफ सप्लाई जाता है, एक्सपोर्ट इनवॉइस होगा तो क्या डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं, और इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई होगा। तो इस तरह से इनवॉइस की सारी प्रोविजंस हमने खत्म कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे वाउचर्स पे। तो इधर देखो, यहाँ पे सभी ध्यान दो। तो वाउचर्स जो है बेटा ये कब इशू किए जाते हैं? पहला रिसीव वाउचर, ध्यान सुनना। रिसीव वाउचर जब आपको एडवांस पेमेंट रिसीव होता है तो उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होता है वाउचर। तो आपको एडवांस मिला, रिसिप्ट हुई, तो पहले वाउचर दे दो उसका और बाद में इनवॉइस दिया तो भी चलेगा। लेकिन ख्याल रखना एडवांस पेमेंट में अगर आपका सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो वो केस में एडवांस पे GST नहीं आता है तो भी आपको वाउचर देना पड़ेगा। हाँ, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा तो फिर एडवांस पे भी GST आएगा, लेकिन सर्विस होगा तो सर्विस के केस में एडवांस पे GST आता है। आइदर तुमको इनवॉइस दो, अगर इनवॉइस नहीं दे रहोगे तो आपको कवरिंग डॉक्यूमेंट और वाउचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब जब आपका एडवांस रिसीव होता है तो आप रिसीव वाउचर दे रहे हो तो रेट और नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइनेबल। तो यहाँ दो सिचुएशंस दी है। अब समझ लो कभी कभी आपको एडवांस मिला, पर एडवांस कौन से स्पेसिफिक सर्विस का मिला पता नहीं, क्योंकि आप 3-4 सर्विस दे रहे हो। आप क्या शादी है और आप क्या शादी है तो मैं 3-4 सर्विसेज दे रहा हूँ। मैं मंडप भी बना के दे दूंगा, मैं यूटेंसिल्स भी दूंगा, मैं चेयर रेंट पे भी दूंगा। तो आपने एक लमसम शादी का एडवांस मुझे 5 लाख रुपए दिया, तो पर कौन से सर्विस का दिया स्पेसिफिक मुझे नहीं पता। लेकिन सर्विस होगी तो एडवांस पे GST आता है, लेकिन सर्विस का रेट अलग अलग है, मंडप का रेट अलग है, कैटरिंग का रेट अलग है, हायरिंग का रेट अलग है। तो ऐसे केस में एडवांस तो लमसम आया हुआ है और मुझे रेट और वैल्यू उसकी डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं जब मुझे एडवांस मिला है, तो वो सिचुएशन में
गवर्नमेंट कहती है कि एडवांस पर रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो वो केस में फ्लैट रेट जितना एडवांस मिला उस पर 18% लगा दो। अरे सर बट कोई गुड्स मेरा 5% पे होगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में तुम उसको बायफरगेट करो। अगर बायफरगेट नहीं हुआ एडवांस तो आपको फ्लैट 18% ही लगेगा, इवन दो आपका कोई गुड्स 5% का होगा। तो और दूसरा नेचर, वो इंट्रा रहेगा या इंटर रहेगा ये भी नहीं पता। तो अगर वो इंट्रा और इंटर नहीं पता तो उसको इंटरस्टेट मान के फ्लैट 18% का IGST लगा दो। सर अनड्यू हार्डशिप हो सकती है, तो इसलिए जब एडवांस देते हो आइदर वो वैल्यू बायफरगेट करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फिर ये प्रोविजन लग जाएगी। उसके बाद में रिफंड वाउचर, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छे से पढ़ के जाना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब ये रिफंड वाउचर देखो क्या, व्हेन ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, अब देखो मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूं, डायग्राम से इजी जाएगा। और डायग्राम क्या देखो, सबसे पहली स्टेप, ओके सप्लायर को एडवांस मिला, एडवांस का उसने रिसीव वाउचर दिया, एडवांस का क्या दिया, रिसीव वाउचर दिया, लेकिन बाद में सप्लाई भी नहीं हुआ और इनवॉइस भी नहीं हुआ। अब देखो दोनों फैक्टर एक साथ होना जरूरी है, यहाँ एंड लिखा हुआ है। मतलब बहुत सी बार क्या हो जाता है, आपने मेरे पास एडमिशन ले ली, एडमिशन का मैंने रिसीव वाउचर दिया, इनवॉइस नहीं, क्या दिया आपको, रिसीव वाउचर दिया, और बाद में हो सकता है एडमिशन कैंसिल हो गई या मैंने बैच कैंसिल कर दी, ठीक है, मतलब सप्लाई भी नहीं हुआ और इनवॉइस भी नहीं गया, दोनों चीजें नहीं हुई, तो फिर गवर्नमेंट कहती है आप उसको रिफंड वाउचर दे दो। अब रिफंड वाउचर अगर मतलब क्योंकि सामने वाले ने पैसा दिया तो रिफंड कर दो, तो ये जो रिफंड वाउचर का बेनिफिट क्या है, आपको रिफंड चैप्टर याद होगा तो इसका आपको जो भी आपने एडवांस पे GST दिया होगा, क्योंकि सर्विस होगी तो एडवांस पे GST आ जाता है, या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगी तो एडवांस पे GST आ जाता है, तो जो भी आपने एडवांस पे GST दिया है उसका आपको रिफंड दे दिया जाएगा, उसका रिफंड दे दिया जाएगा रिफंड वाउचर पर। लेकिन इसमें दो कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि अगर आपने सप्लाई भी ना किया हो एंड उसका इनवॉइस भी ना दिया हो तो ही। चलो एनालाइज करते हैं, व्हेन इशू रिफंड वाउचर, एडवांस रिसीव्ड, हाँ रिफंड वाउचर कब, उसकी बेसिक कंडीशन है कि आपको एडवांस मिला हो और एडवांस का रिसीव वाउचर जा चुका है। ओके, उसके बाद में क्या होगा, सप्लाईज मेड बट नो इनवॉइस इज गिवन। देखो दोनों चीजें होती है तो ही रिफंड वाउचर, लेकिन अगर आपने सप्लाई कर दिया तो वो सिचुएशन में और इनवॉइस नहीं दिया तो वो सिचुएशन में रिफंड वाउचर नहीं जाएगा, GST तो आपको देना पड़ेगा। अगर इनवॉइस पे आपने इनवॉइस नहीं दिया तो फिर लास्ट डे ऑफ इनवॉइस पे आपका TOS आ जाएगा, पर GST तो देना ही पड़ेगा एक बार अगर आपने सप्लाई कर दिया तो, ठीक है। दूसरा, इनवॉइस इज मेड बट नो सप्लाई इज डन। अब देखो कब रिफंड वाउचर कब जाएगा, जब दोनों चीजें नहीं होगी, लेकिन यहाँ इनवॉइस तो दे दिया ना, अब मैंने इनवॉइस दे दिया पर सप्लाई नहीं किया तो यहां रिफंड वाउचर नहीं जाएगा। यहां पे जो है हाँ आप एडजस्टमेंट कर सकते हो क्रेडिट नोट से, बाद में क्रेडिट नोट दे दो और एडजस्टमेंट कर लो, पर रिफंड वाउचर नहीं जाएगा। और थर्ड, आपने सप्लाई भी नहीं किया और इनवॉइस भी नहीं दिया, हाँ सप्लाई भी ना किया हो और इनवॉइस भी ना दिया हो तो वो केस में रिफंड वाउचर जो है वो रिफंड वाउचर यहां पे जा सकता है, तो ये वाला केस में रिफंड वाउचर जा सकता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट नोट देना और रिफंड वाउचर। क्रेडिट नोट अगर आप दे रहे हो तो आप इमीडिएटली उसी मंथ में, जिस मंथ में आप क्रेडिट नोट दे रहे हो उस मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आप अमाउंट एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो है यहां पे ओके लेकिन अगर आप यहाँ पे रिफंड वाउचर दे रहे हो तो फिर एडजस्टमेंट नहीं, फिर आपको RFD 01 के हिसाब से रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू रिफंड वाउचर और उसका एनालिसिस। उसके बाद में देखते हैं पेमेंट वाउचर। अब ये पेमेंट वाउचर में क्या, तो देखिए अब पेमेंट वाउचर और सेल्फ इनवॉइस, ये प्रोविजन में देखो RCM वाला कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने हर चीज आपको अच्छे से रिवाइज कर दी थी। RCM वाले चैप्टर में हम देखेंगे तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और आपका सप्लाई RCM में है, मे बी 93 और 94, और रिसिपिएंट उसका टैक्स पे करेगा अंडर RCM। तो देखो ये सिचुएशन में जो भी रिसिपिएंट पे करेगा किसको, सप्लायर को, उसका पेमेंट वाउचर बनाना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर तो दोनों केस में बनाना पड़ेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पेमेंट वाउचर तो दोनों केस में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेमेंट वाउचर प्रूफ होता है, इसके ऊपर TOS फिक्स होता है, इसके ऊपर TOS फिक्स होता है। तो पेमेंट, क्योंकि याद होगा तो रिवर्स चार्ज वाला TOS, डेट ऑफ पेमेंट याद आ रहा है, वन ऑफ द फैक्टर है, तो वो पेमेंट वाउचर से पता चलता है। और दूसरा, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो ये प्रोविजन कहती है कि रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा था कि सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस वो बनाएगा, RCM पे टिक करेगा, हम पे करेंगे, और हम पेमेंट वाउचर जब पे करेंगे तब बनाएंगे। और सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो पेमेंट वाउचर भी बनेगा और रिसिपिएंट उसका सेल्फ इनवॉइस बनाएगा। तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे
जहां तक है वाउचर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने खत्म किए। उसके बाद में टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, आ जाओ इधर। इंश्योरेंस, बैंकिंग, एफआई, एनबीएफसी होगा तो इनवॉइस में सीरियल नंबर और एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट नहीं भी दिया तो भी चलेगा, वो ऑप्शनल है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन इनवॉइस में देनी पड़ेगी। ओके, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सॉरी बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इनवॉइस में देनी पड़ेगी। और दूसरा, सच डॉक्यूमेंट में बी रिक्वायर्ड, एक मिनट, ओके, जस्ट मिनट, कुछ वहां रह गया शायद। थोड़ा यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर देना, एक वर्ड नहीं आया। सच डॉक्यूमेंट एस में बी इश्यूड फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। मतलब ये कहना है कि ये जो इनवॉइस बैंकिंग सेक्टर इशू कर सकता है वो फिजिकली भी दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकता है। The said supplier may issue consolidated tax invoice for supply of service made during a month at the end of the month. ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, जैसे बैंक्स हुई तो उसके क्लाइंट के साथ अगर इस मंथ में 15-20 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो अभी समझ लो डीडी कमीशन हो गया, ये कमीशन या सेविंग अकाउंट के चार्जेस, वो चार्जेस, तो हर ट्रांजेक्शन्स का इनवॉइस न बनाते हुए अपने कस्टमर को एट द एंड ऑफ द मंथ सारे ट्रांजेक्शन का एक ही इनवॉइस बना के दिया तो भी चलेगा। तो बैंक चार्जेस के सारे चार्जेस जो मंथ में लगे एट द एंड ऑफ द मंथ जो आपके अकाउंट को यहाँ पे डेबिट होते हैं उसका इनवॉइस जो है वो कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना के दिया तो भी चलेगा। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सीरियल नंबर और वहाँ पे जो है एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, ये ऑप्शनल है। मतलब जब भी आप रेलवे टिकट से जाओगे, बस से जाओगे तो टिकट पे सीरियल नंबर नहीं भी रहा तो भी चलेगा, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट नहीं भी रहा तो भी चलेगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए रूल 46 की बाकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपका टिकट ही टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। और सिनेमाटोग्राफिक फिल्म होगी तो इनवॉइस ई टिकट ही माना जाएगा। अदर भी इंफॉर्मेशन एज पर रूल 46। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू क्या बेटा यहाँ पे कि अलग अलग केस में इनवॉइसेस कैसे इशू हो गए। डन, चलो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डिलीवरी चालान, इनवॉइस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो हमारे रिवीजन में अगर आप देखोगे तो हमने इनवॉइस कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, वाउचर कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, इनवॉइस इन स्पेशल केसेस ये भी हमने कंप्लीट किया, और अब आते हैं चालान पे, और लास्ट हम देखेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो जीएसटी में चालान आपको कब बनानी पड़ती है तो ये आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। उन्होंने रूल 55 की चालान के लिए 4 केसेस दिया हुआ है और ये 4 केसेस में आपको रूल 55 की चालान बनानी पड़ती है। थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, अगर क्वेश्चन आए तो मार्क्स मत छोड़ना। पहला, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस अंडरलाइन वेयर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सप्लायर इज नॉट नोन। समझ लो कोई सप्लायर है और लिक्विड गैस सप्लाई कर रहा है, बी केयरफुल, लिक्विड गैस सप्लाई कर रहा है, पर वो क्या है कि कितनी क्वांटिटी रिमूव हो रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूस सप्लाई हो रहा है और कितनी क्वांटिटी रिमूव हो रही है ये नहीं पता है। तो ऐसे केस में वो रूल 55 चालान बना सकता है और फाइनल इनवॉइस बाद में बनाएगा। मतलब सप्लाई तो है, फॉर कंसिडरेशन भी है, लेकिन वो सिचुएशन में क्वांटिटी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे रूल 55 चालान बनेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क के रिवीजन में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप गुड्स जॉब वर्क को भेजते हो जो यहाँ पे 1 ईयर में या 3 ईयर्स में वापस आता है तो जॉब वर्क को भेजते वक्त रूल 55 की चालान आपको बनानी पड़ती है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजन अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। हाँ, तो ये जब भी कोई सप्लाई ना हो और आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, अगर आपको याद होगा तो डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो डीडीपी अगर ट्रांसफर होगा तो वो सिचुएशन में जब भी कोई सप्लाई नहीं है और गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो केस में आपको रूल 55 की चालान बनानी पड़ते हैं। जैसे सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, तो जब आप गुड्स दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हो पर सप्लाई तो नहीं हुआ तो चालान बनानी पड़ेगी। और लास्ट, सच अदर सप्लाईज एज में बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो लिक्विड गैस क्वांटिटी नॉट नोन है पर सप्लाई है, दूसरा जॉब वर्क जा रहा है, और तीसरा एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई, तो आपको चालान बनानी पड़ेगी। नाउ सीकेडी और एसकेडी या बैच या लॉट में अगर गुड्स रिमूव हो रहा है तो मैं यहाँ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जब भी आप कोई मशीन है समझ लो और मशीन पार्टली सीकेडी में और एसकेडी में जा रही है, व्हाट डू मीन बाय सीकेडी? सीकेडी मतलब यहाँ पे
कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन, और एसकेडी मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन। ये क्या होता है? ओके, सीकेडी का मतलब होता है कि कंप्लीटली डिसअसेंबल्ड, लिख लेना, कंप्लीटली डिसअसेंबल्ड मतलब हर पार्ट अलग अलग किया है, और एसकेडी मतलब पार्टली असेंबल्ड पार्टली डिसअसेंबल्ड, मतलब आधा मशीन असेंबल्ड है आधा डिसअसेंबल्ड है, उसको हम कहते हैं एसकेडी। तो अगर आपका एसकेडी होगा या सीकेडी होगा तो ये सिचुएशन में आपको इनवॉइस कैसे बनाना है? समझ लो आपकी मशीन 3 लॉट में जा रही है सीकेडी में, 1, 2 और 3। तो जब पहला शिपमेंट जाएगा तो आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, बी केयरफुल, आपका पहला शिपमेंट जाएगा तो इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, और आपको जनरेट करके ट्रांसपोर्ट कॉपी आपको दे देनी पड़ेगी। सेकंड शिपमेंट जाएगा तो जनरेट चालान विथ रेफरेंस ऑफ इनवॉइस एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, क्योंकि देखो आपने पहले इनवॉइस जनरेट कर लिया जिसकी ट्रांसपोर्ट कॉपी आपको ट्रांसपोर्ट के साथ दे देनी पड़ेगी। अब जब आप सेकंड इनवॉइस जनरेट करोगे तो सेकंड शिपमेंट जाएगा, मशीन का ये सेकंड शिपमेंट जा रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको चालान जनरेट करनी पड़ेगी जिसमें ये इनवॉइस नंबर इस चालान में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और इस इनवॉइस की जेरोक्स कॉपी आपको ट्रांसपोर्टर के साथ अटैच करके देनी पड़ेगी, क्योंकि इन बिटवीन अगर इंस्पेक्शन हो गया तो वहां पे एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस और चालान बनी हुई है। और लास्ट शिपमेंट जब जाएगा, ओके, तो लास्ट शिपमेंट में जरूरी नहीं कि 3 ही शिपमेंट जाए, हो सकता है 5 शिपमेंट जाए, तो जब तक लास्ट शिपमेंट नहीं जाता है तब तक आप चालान में रिमूव करोगे, और लास्ट शिपमेंट चालान तो आपको रेफर करनी पड़ेगी, और ओरिजिनल कॉपी सेंड अलोंग विद द कंसाइनमेंट, जो ओरिजिनल कॉपी बायर की कॉपी होती है वो कंसाइनमेंट के साथ आपको भेज देना पड़ेगा। यानी ट्रांसपोर्ट कॉपी चालान से बनेगी क्योंकि चालान आपने ट्रांसपोर्ट कॉपी पहले ही भेज दिया है, और यहां फिर से चालान बनानी पड़ेगी, और ओरिजिनल कॉपी जो बायर की है वो लास्ट शिपमेंट पे आपको भेजनी पड़ेगी। और आपको आईटीसी का कॉन्सेप्ट याद होगा, तो अगर गुड्स लॉट में आता है तो ऐसे केस में जब लास्ट लॉट आएगा तब रिसिपिएंट उसका आईटीसी ले पाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलिए अब यहाँ पे सेक्शन 34 क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ये एक लास्ट कंसेप्ट पे आ जाओ। ओके, यहाँ पे ये क्या कहता है? सेक्शन 34 ये कहता है कि व्हेन टू इशू क्रेडिट नोट और व्हेन टू इशू डेबिट नोट। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट की अगर हम बात करें तो क्रेडिट नोट यहाँ पे टोटल 5 सर्कमटेंसेस में सेक्शन 34 के हिसाब से इशू होता है। देखो नाउ गवर्नमेंट ने क्रेडिट नोट यहाँ पे स्पेशली फॉर जीएसटी प्रैक्टिस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक आपकी अकाउंटिंग या कमर्शियल क्रेडिट नोट होती है, उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं, आपको जब क्रेडिट नोट इशू करना है आप करें ओके, जीएसटी डिपार्टमेंट को उससे लेना देना नहीं। जीएसटी की क्रेडिट नोट जो है ये 5 केसेस में जाएगी। अच्छा, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ जीएसटी क्रेडिट नोट? क्योंकि जो मंथ में आप क्रेडिट नोट इशू करते हो उस मंथ के जीएसटीआर 1 में जो है वो अपडेट किया जाता है, और आपको 3B में टैक्स का एडजस्टमेंट मिल जाता है, उतना आउटपुट टैक्स जो है यहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तो टैक्सेबल वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, क्रेडिट नोट की टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इट फाउंड टू एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल रेट जो है आपने ओरिजिनल इनवॉइस में ज़्यादा चार्ज कर दिए और एक्चुअल कम थे, तो अगर आपने वैल्यू और रेट ज़्यादा चार्ज कर दिए और एक्चुअल कम थे तो आपको डिफरेंस की क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। क्रेडिट नोट तब इशू होती है जब आप ओके यहाँ पे टैक्स कम करते हो, मे बी बिकॉज ऑफ वैल्यू और बिकॉज ऑफ रेट। दूसरा, गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। सुनना, सेल्स रिटर्न का जीएसटी में इंपैक्ट क्या है? तो सेल्स रिटर्न होता है तो वो केस में इनवॉइस कैंसिल नहीं होता है, ओके, वो केस में आपकी क्रेडिट नोट जाती है, ठीक है। नाउ थर्ड, गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट। अब हमने जो क्वांटिटी सप्लाई की, समझ लो 1000 क्वांटिटी सप्लाई की और एक्चुअल क्वांटिटी 950 ही पहुंची, तो डिफरेंस क्वांटिटी का मैं उसको क्रेडिट नोट दे सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज डोंट मीट द रिसिपिएंट क्वालिटी एक्सपेक्टेशन, जैसे जो क्वालिटी का गुड्स मैंने सप्लाई करना चाहिए था वो क्वालिटी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है और कस्टमर जो है यहाँ पे प्राइस कम करके मांग रहा है, तो वो केस में आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, और एनी अदर सिमिलर रीजन। ये पांचों केसेस आपको पढ़ के जाना है, ओके, अच्छे से रीड करके जाना है। दूसरा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट? आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ओके, वो कम कर दी जाएगी, और करस्पॉन्डिंगली रिसिपिएंट को, अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी लिया होगा तो वो कम करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट नोट, तो देखो एक्सेप्शन क्या है? जीएसटी क्रेडिट नोट कैन नॉट बी इशूड नॉट अलाउड फॉर सेकेंडरी डिस्काउंट विच आर नॉट एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे डिस्काउंट की भी क्रेडिट नोट जाती है, अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 15(3) में कहा अगर आपने कोई डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया तो फिर तो इनवॉइस में ही डिस्काउंट का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आपने सप्लाई होने के बाद यहाँ पे सप्लाई होने के बाद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, अगर वो एग्रीड होगा
तो ही आप जीएसटी के क्रेडिट नोट दे सकते हो और रिसिपिएंट को उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। डेबिट नोट मतलब मुझे कुछ एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है, तो 3 केसेस में यहाँ डेबिट नोट सेक्शन 34 में अलाउ किया। पहला, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स। तो तुमने जो इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू चार्ज किया वो कम चार्ज किया या रेट कम चार्ज किया, बाद में पता चला वैल्यू बढ़ गई या हमने एक्स्ट्रा रिकवरी कर ली, वारंटी कमीशन जो भी है, सेक्शन 15(2) में हमने सप्लाई के बाद एक्स्ट्रा रिकवरी की, तो वो केस में आप डेबिट नोट इशू करोगे। या आपको ऐसा लगा कि आपने जो टैक्स चार्ज किया वो लेस चार्ज किया जबकि एक्चुअल हायर रेट है, तो वो केस में आप डेबिट नोट इशू करोगे। उसके बाद में क्वांटिटी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट इज मोर देन व्हाट डिक्लेयर इन टैक्स इनवॉइस। अब बहुत सी बार बिजनेस में ऐसा हो जाता है कि आपने इनवॉइस में लिखा 1000 क्वांटिटी, एक्चुअल 1100 क्वांटिटी चलेगी, तो 100 क्वांटिटी एक्स्ट्रा चलेगी, तो वो केस में आप डेबिट नोट इशू कर सकते हो, और एनी अदर सिमिलर रीजन, तो वो केस में आपके डेबिट नोट जाएगी। अब डेबिट नोट का इंपैक्ट क्या है? तो डेबिट नोट का इंपैक्ट यह है कि डेबिट नोट सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस माना जाता है, इसलिए जो मंथ में आप डेबिट नोट इशू करोगे उस मंथ के जीएसटीआर1 में अपडेट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली 3B में उसका टैक्स देना पड़ेगा। ये एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस है। और इसके टाइम ऑफ सप्लाई कब आता है? तो टाइम ऑफ सप्लाई जो मंथ में आप डेबिट नोट इशू करोगे। ठीक है, डन 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 डन। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट नोट, तो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न, मतलब आपको जीएसटीआर1 में अपडेट करना पड़ेगा, रिटर्न में उसकी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट या आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्रेडिट नोट की अगर हम बात करें तो इसकी टाइम लिमिट है। अगर आपको टैक्स क्रेडिट नोट देनी है और टैक्स की एडजस्टमेंट लेना है तो इस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट नोट आप इस फाइनेंशियल ईयर में दो या सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, तब तक आप जो है क्रेडिट नोट दे सकते हो। वो आप टैक्स की एडजस्टमेंट जिस मंथ में क्रेडिट नोट दी उस मंथ में कर सकते हो। रिस्ट्रिक्शन, नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी if incidence of tax and interest have been passed on to another person and ITC is not reversed by recipient। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने B2B ट्रांजेक्शन किया होगा तो रिसिपिएंट अगर ITC रिवर्स करता है तो ही आपकी जो है क्रेडिट नोट में आप अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर रिसिपिएंट आईटीसी रिवर्स नहीं करता है तो आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। या B2C ट्रांजैक्शन होगा और आपने जीएसटी का बर्डन पास ऑन कर दिया होगा और उससे कलेक्ट कर लिया होगा तो आपको जीएसटी की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी, सिंगल क्रेडिट नोट कैन बी एड्रेस मल्टीपल इनवॉइसेस। अब ये मतलब क्या? समझ लो मैंने एक रिसिपिएंट को यहाँ पे 5 इनवॉइसेस दिए क्योंकि 5 ट्रांजेक्शन की है, फिर मुझे 5 ट्रांजेक्शन का डिस्काउंट देना है या ऑल 5 ट्रांजेक्शन्स का मुझे प्राइस कम करके देनी है या टैक्स रेट कम करके देना है, तो क्या मुझे इनवॉइस वाइज सेपरेट क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक सिंगल क्रेडिट नोट आपने दिया तो भी चलेगा और 5 इनवॉइसेस के रेफरेंस आप दे दो। सेम ओके। डेबिट नोट की कोई टाइम लिमिट है क्या? नहीं, डेबिट नोट की कोई टाइम लिमिट नहीं है। देखो गवर्नमेंट की चालाकी क्या है, क्रेडिट नोट टैक्स कम करता है इसलिए उसकी टाइम लिमिट दी है और वो सब्सिक्वेंट ईयर के 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न तक आपको वो जो है क्रेडिट नोट यहाँ एडजस्ट कर लेनी पड़ेगी, ओके, इशू कर देनी पड़ेगी। 30 नवंबर के बाद क्रेडिट नोट अगर आपने दी तो उसकी कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन डेबिट नोट का टाइम लिमिट नहीं है। अब समझ लो ये साल का कोई इनवॉइस होगा जिसकी डेबिट नोट हमने 3 साल बाद दिया तो भी हम ओके तभी यहाँ पे वो सप्लीमेंट्री टैक्स इनवॉइस माना जाएगा और जो मंथ में डेबिट नोट दिया उस मंथ में गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट कर लेगी। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू टाइम लिमिट। बाकी तो आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा और सिंगल डेबिट नोट कैन बी एड्रेस मल्टीपल इनवॉइसेस। तो ये था सेक्शन 34। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 32 और 33 कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 32 कहता है कि जो भी आप यहाँ पे जो भी आप जो यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करो, पहली बात तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते जितना आप लायबल हो, और सेक्शन 76 के हिसाब से आपको वो जो भी टैक्स कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और दूसरा सेक्शन 33, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जीएसटी के इशू करोगे इंक्लूडिंग इनवॉइस तो आपको टैक्स अमाउंट सेपरेटली बताना पड़ेगा। तो वो मैंने लिए नहीं, इतने कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं। इस तरह से ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया और चैप्टर था टैक्स इनवॉइस। ये समझ में आया क्या आपके? ये समझ में आया क्या आपके? डन 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 डन। तो चलो हमारा टैक्स इनवॉइस का रिवीजन हो गया। वेरी सिंपल चैप्टर। अगर 2 मार्क का भी क्वेश्चन एमसीक्यू में या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आ जाए तो मार्क्स मत छोड़ना। चलिए, तो ये तो हमने देखा रिगार्डिंग टू टैक्स इनवॉइस। चलिए दोस्तों, तो टैक्स इनवॉइस ये चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है आपके एग्जाम के लिए। और वो क्या है? पहले ये अमेंडमेंट ले लेता हूँ और फिर ये छोटी सी अमेंडमेंट वो बाद में लेता हूँ।
वो अमेंडमेंट ये है, सेल्फ इनवॉइस और पेमेंट वाउचर एक जो कॉन्सेप्ट था उसमें अगर आपको याद होगा तो मैं आपको ये बता दूं कि रजिस्टर्ड पर्सन अगर यहाँ पे अनादर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा और ये रिवर चार्ज में टैक्स दे रहा है, आरसीएम में टैक्स दे रहा है, ओके, क्योंकि सेक्शन 9(3) या 9(4) में आपका सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड है और रिसिपिएंट उसका टैक्स देगा। तो ऐसे केस में रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो टैक्स इनवॉइस वो बनाएगा, ओके, सप्लायर टैक्स इनवॉइस बनाएगा और उसका टैक्स रिसिपिएंट देगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और अनरजिस्टर्ड पर्सन इसको सर्विस दे रहा है तो यहाँ सेल्फ इनवॉइस बनता है, ओके, यहाँ सेल्फ इनवॉइस बनता है, ये ध्यान रहे। अब ये सेल्फ इनवॉइस रिसिपिएंट टैक्स लगा बनाता है, ओके, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और सप्लायर आरसीएम का है तो सेल्फ इनवॉइस बना के टैक्स पे करेगा। पहले ये सेल्फ इनवॉइस बनाने की टाइम लिमिट नहीं थी, लेकिन अब ये सेल्फ इनवॉइस बनाने की टाइम लिमिट आ गई है और अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई की अमेंडमेंट भी मैंने आपको पढ़ाई है। और वो टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट जो आपकी सेल्फ इनवॉइस की है वो ये है, द रिसिपिएंट मस्ट इशू सेल्फ इनवॉइस विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी अगर रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना है तो जिस दिन गुड्स या सर्विस रिसीव हुए, ध्यान सुनना, जिस दिन गुड्स और सर्विस रिसीव हुए वहां से 30 डेज में उसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो ये टाइम लिमिट याद रखे जाना। दूसरी एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेल्फ इनवॉइस और टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पर दूसरी एक अमेंडमेंट जो हुई है कि अगर आप एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाते हो, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज और वो इनवॉइस बना रहे हो, तो इनवॉइस पे आपको एंडोर्स करना पड़ेगा कि भाई ये एसईजेड को हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है और ये टैक्स पेमेंट के साथ या बॉन्ड में हो रहा है। इंटर लेवल पे ये अमेंडमेंट जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ये फाइनल लेवल पे है, क्योंकि ये फाइनल लेवल में आईजीएसटी एक्ट जो है पूरा आता है, इसलिए ये ठीक है, ये रीड करके चले जाना एंडोर्समेंट वाला, लेकिन सेल्फ इनवॉइस वाली अमेंडमेंट आपने अच्छे से करके जाना है।